दोस्तों आज हम मैराथन क्लास करने वाले हैं, वो भी एशियंट हिस्ट्री की। देखिए, एशियंट हिस्ट्री के केवल और केवल दो ही मैराथन क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि बात करते हैं, एक तो पहली वीडियो हमारी होगी कि बौद्ध धर्म से लेकर आपको मैं पढ़ाऊंगा गुप्त काल तक, और दूसरी वीडियो हमारी होगी स्टार्टिंग से, अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत के इतिहास की जानने के स्रोत से लेकर जैन धर्म तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि दो वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ा दूंगा प्राचीन इतिहास को। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्राचीन इतिहास के पूरे सिलेबस को दो वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर देंगे। देखिए, जितनी भी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप लोगों ने क्या किया, पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देख लिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। क्योंकि हर वो चीजों की मैराथन क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा जितने भी आपके सिलेबस हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, चाहे वो हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, सबकी मैराथन क्लास मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत ना हो, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। ये मत सोचिएगा बस जल्दबाजी में सारी चीजें करवाऊंगा, नहीं, जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से मैं आपको करा दूंगा। इससे क्या होगा, एक बार इत्मीनान से आप कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपको क्या करना है कि डेली का डेली, जैसे एशियंट हिस्ट्री आपने पढ़ लिया या कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए और देखिए कि एशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन कहां कहां से बन रहे हैं, और उसमें टिक करते चलिए। और साथ ही साथ जो चीजें आपको नहीं लगे या आपको नया कुछ लगे तो आप अपनी नोट्स में भी मेंशन कर लीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों जैसा कि हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, एक मिनट दोस्तों। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे हैं वे कौन रहे हैं, गौतम बुद्ध जी। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 563 बीसी की बात करते हैं, यानी कि ईसापुर में हुआ था। और कहां पर इनका जन्म हुआ था, तो कहां पर इनका जन्म हुआ था, तो कपिल वस्तु के ही नजदीक लुम्बिनी नामक एक स्थान था दोस्तों, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले हमने जाना गौतम बुद्ध जी के बारे में, सबसे पहले हमने जाना गौतम बुद्ध जी के बारे में कि गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं तो एक कौन थे, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दूसरी बातें हमने इनके बारे में जाना कि इनका जन्म कब और कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी की बात करते हैं, तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, कपिल वस्तु के ही नजदीक लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा ही जाता है या पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वही गौतम बुद्ध जी हैं जिन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये बातें तो आपको ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, तो लाइट ऑफ एशिया कहा गया है गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं, तो इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके पिताजी के बारे में बात कर लेते हैं, तो इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता की बात करते हैं तो शुद्धोधन थे। तो ध्यान रखिएगा, इनके पिता का नेम क्या था, शुद्धोधन था। और वे कौन थे, तो कपिल वस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। तो शाक्य गढ़ की बात करते हैं या शाक्य कुल की बात करते हैं, तो शाक्य कुल या गढ़ की बात करते हैं, तो वहां के प्रधान थे इनके पिता। तो ध्यान रखिएगा, इनके पिता का नेम क्या था दोस्तों, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन था। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि गौतम बुद्ध के पिता का नेम क्या था, तो गौतम बुद्ध जी के पिता का नेम क्या था, तो शुद्धोधन था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनकी माता के बारे में बात कर लेते हैं, तो इनकी माता का नेम क्या था, महामाया था दोस्तों। तो इनकी माता का नेम क्या था, माया देवी या महामाया की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा, कहीं पर महामाया मिल जाता है या माया देवी मिलता है, बोथ आर द सेम पॉइंट या बोथ आर द सेम नेम की बात करते हैं, दोनों ही सेम नेम है। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं, तो इनकी माता का नेम क्या था, तो इनकी माता का नेम था दोस्तों, इनकी माता के बारे में बात करते हैं तो इनकी माता का नेम था महादेवी, सॉरी माया देवी या
माया देवी था। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात ये है दोस्तों, जब इनका जन्म होता है तो इसके 7वें दिन ही बाद क्या होता है, इनकी माता का देहांत हो जाता है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में सबसे बड़ा संकट आ गया, एक सबसे बड़ा संकट आ गया, मतलब उसका जन्म हुआ, उसके 7 दिन बाद ही क्या हुआ, उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये सोचने वाली बहुत ही संवेदनशील कह सकते हैं पॉइंट बन जाता है। बहुत संवेदनशील बात है कि जिसका जन्म हो और उसके 7 दिन बाद ही उसके माता का देहांत हो जाए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आगे चलकर क्या होता है, 7 दिन बाद क्या होता है, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। तो कई बार आपकी एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि ये बता दीजिए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नेम क्या था। कई बार आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नेम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ। हमने आपको बताया इनका जन्म कब और कहां पर हुआ था, इनके पिता कौन थे, इन्हें क्या कहा गया है, ठीक है, और इनकी माता का देहांत कब हो गया था, ये बातें हमने आपको बता दिया है। गौतम बुद्ध को अगर आप देखना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध जी को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है गौतम बुद्ध जी। ठीक है, बुद्ध के देखिए, अब आप सोचिए कि किसी की माता का देहांत हो जाता है तो फिर उसका पालन पोषण कौन करेगा। आप तो जानते हैं सेकंड माता के रूप में हमारी जो मौसी होती है वो हमारी सेकंड माता मानी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माता के बाद जो मौसी होती है उनका दूसरा स्थान होता है। तो गौतम बुद्ध जी के जो पालन पोषण की जिम्मेदारी लेती लेती हैं वो उनकी मौसी लेती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं तो इनका पालन पोषण कौन करता है, इनकी मौसी की बात करते हैं जिन्हें सौतेली मां कहा गया है, और इनका नेम होता है दोस्तों महाप्रजापति गौतमी की बात करते हैं। तो महाप्रजापति गौतमी की बात करते हैं तो ये इनकी मौसी थी जिन्होंने क्या किया था, इनका पालन पोषण किया था। और इसी कारण आगे चलकर क्या होता है, एक गौतम कहलाते हैं। इसी कारण क्या होता है कि आगे चलकर एक गौतम कहलाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनकी माता का नेम क्या था, गौतमी था, और माता के ही नाम पर क्या किया जा रहा था कि बच्चों का भी नामकरण किया जा रहा था उस समय, अगर आप देखें तो। हमने आपको बताया बुद्ध की लालन पालन की बात करते हैं तो कौन करता है, इनकी मौसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनकी मौसी कौन होती है, महाप्रजापति गौतमी की बात करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनका नाम गौतम पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला थी दोस्तों महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी की बात करते हैं, यानी कि जो इनकी दूसरी माँ थी वही एक तरह से अगर आप देखेंगे तो वही एक तरह से यदि आप देखते हैं तो पहली एक तरह से बौद्ध धर्म को अपनाने वाली महिला बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं, 16 वर्ष की आयु में ही क्या होता है, गौतम बुद्ध जी का विवाह हो जाता है, और किसके साथ होता है, यशोधरा यशोधरा के साथ होता है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी का नेम कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पत्नी का नेम क्या था, तो आप बताएंगे यशोधरा, यशोधरा के बारे में बताएंगे जो कि इनकी पत्नी थी। ठीक है, और यशोधरा का अन्य नाम क्या था, ये भी ध्यान रखना। तो यशोधरा का अन्य नाम था दोस्तों गोपा, गोपा, बिंबा और भद्वंचना की बात करते हैं, ये इनका अन्य नाम था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए कि महोदय ये बता दीजिए कि उनकी जो पत्नी थी उनका उनका अन्य नेम क्या था, या उनके कौन कौन से और नाम थे, तो ध्यान रखिएगा, एक तो गोपा की बात करते हैं, दूसरा बिंबा की बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं भद्वच्छना की बात करते हैं। तो ये इनका एक तरह से अन्य नाम था। तो सबसे पहले हमने जाना कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला थी इनकी मौसी ही महाप्रजापति गौतमी की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे चलकर क्या होता है कि जब देखिए इनकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद क्या होता है, एक इनका मन लगता नहीं है, इनका मन लगता नहीं है। दरअसल क्या होता है, एक चार दृश्य देखते हैं, एक तो बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, एक सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। और जब इस सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं तो इनको लगता है कि जीवन का सबसे बेहतर अगर कोई मतलब कह सकते हैं सुख है तो वो है सन्यासी जीवन में है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि इस सन्यासी जीवन ही धारण करने के लिए कह सकते हैं कि ये प्रण ले लेते हैं।
तो आगे चलकर क्या होता है कि गौतम बुद्ध का जो मन होता है वो दाम्पत्य जीवन में नहीं लगता है, और जिसकी वजह से क्या होता है 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, एक अपने घर का त्याग कर देते हैं। तो एक क्या करते हैं 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह का त्याग कर देते हैं, यानी कि घर का त्याग कर देते हैं। और जब एक 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर का त्याग करते हैं दोस्तों, तब इसे बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया, अर्थात महान त्याग कहा गया। तो ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था, 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया था। ठीक है, ज्ञान की खोज के लिए वे निकल चुके थे, और उस काल को क्या कहा गया था बौद्ध धर्म के अनुसार, तो उस काल को कहा गया था महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया था। क्या कहा गया था, महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया था। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनके गुरु की बात करते हैं। तो इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे गुरु अलार कलाम की बात करते हैं। तो इन्होंने ही अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ ना कुछ शिक्षाएं दी थी, लेकिन क्या होता है इन्हें इनसे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। फिर इसकी वजह से क्या होता है कहीं और चले जाते हैं। तो 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता है कि गौतम बुद्ध जी क्या करते हैं, बिहार का एक गांव होता है बोध गया की बात करते हैं, वहां चले जाते हैं, और वहां पर एक पीपल का वृक्ष होता है, और उसी पेड़ के नीचे क्या होता है एक तरह से समाधि लगाते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं अग्रसर हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है आगे चलकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि बोधि, बोधि का मतलब हो जाता है दोस्तों ज्ञान की बात करते हैं, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देखिए अगर आप देखें तो जब गौतम बुद्ध जी क्या करते हैं, गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं तो इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो फिर क्या होता है कि ये कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, तो अगर आप देखें तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये चले जाते हैं वाराणसी की बात करते हैं। तो वाराणसी में एक जगह है वो है सारनाथ। तब ये कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, सारनाथ चले जाते हैं, और यहाँ पर 5 ब्राह्मण होते हैं और इन्हें अपना शिष्य बनाते हैं और पहली बार यहीं पर उपदेश देते हैं। जब क्या होता है कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है बोध गया में। बोध गया कहां पर है, बिहार में। तो बिहार की बात करते हैं, जब वहां ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कहां आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आ जाते हैं, यानी कि बनारस में आ जाते हैं। वहां पर एक स्थान होता है सारनाथ, और सारनाथ में क्या होता है वे अपना पहला उपदेश देते हैं 5 ब्राह्मणों को, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो ध्यान रखिएगा एक तरह से धर्म चक्र प्रवर्तन कब कहा गया, जब गौतम बुद्ध जी ने क्या किया, एक तरह से गौतम बुद्ध जी ने क्या किया कि पहला उपदेश दिया। तो ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। तब उस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, जब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया था तब उसे क्या कहा गया था, महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया था। देखिए एक और बात भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं कि किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन्हें पेड़ के नीचे पीपल का पेड़ था, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। आगे चलकर उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कितने दिन बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कितने दिन इन्हें बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 49 दिन बाद क्या हुआ था, यानी कि 49वें दिन क्या होता है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ध्यान रखिएगा। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर ये कहां पर आते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये आ जाते हैं सारनाथ की बात करते हैं, और सारनाथ में क्या होता है अपना एक तरह से पहला उपदेश देते हैं। तब उस घटना को क्या कहा गया कि एक तरह से धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का नेम हमने पहले भी बता दिया है, वो है दोस्तों एक तरह से पीपल, और जिसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना गया। तो आगे चलकर इसे किस नाम से जाना गया, एक तरह से बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब फिर इन्हें क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया। तब इन्हें क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया। और बुद्ध का अर्थ क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो बुद्ध का अर्थ क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा से और अच्छे से समझाता हूं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं, इन्होंने क्या किया, अपने घर का त्याग कर दिया। ठीक है, और त्याग कब किया, 29 वर्ष की अवस्था में। जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग किया तब उसे क्या कहा गया बौद्ध धर्म के अनुसार, तब उसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण काल की बात करते हैं।
तब उस घटना को क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण काल कहा गया। ठीक है, आगे चलकर क्या होता है कि ये कहाँ चले जाते हैं, तो ये चले जाते हैं बोध गया चले जाते हैं। और बोध गया कहाँ पर होता है दोस्तों, बिहार की बात करते हैं तो बिहार के बोध गया चले जाते हैं। कहीं कहीं पर पूरी बेला भी मिलता है, ठीक है, तो वो भी सही है, बोध गया चले जाते हैं। तो ये बोध गया जब जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वहां पर क्या होता है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये कहाँ पर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं सारनाथ आ जाते हैं। सारनाथ कहाँ पर है, तो आप तो जानते हैं वाराणसी की बात करते हैं। जब ये सारनाथ आ जाते हैं तो यहाँ पर पहला उपदेश देते हैं। और जब यहाँ पर पहला उपदेश देते हैं 5 ब्राह्मणों को, तब इसे क्या कहा गया, तब इसे क्या कहा गया, एक तरह से धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन, ये बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो धर्म चक्र की बात करते हैं तो धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया दोस्तों, तो जब उन्होंने क्या किया, एक तरह से पहला उपदेश दिया। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। चलिए आइए हम एक बार अपने फिर से पीडीएफ में आते हैं ताकि आपके अंदर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। देखिए हमने आपको बताया, एक बार इसको मैं पीछे कर देता हूं, हमने आपको बताया गौतम बुद्ध जी के बारे में कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी थे। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और अगर आप देखें तो इन्हें क्या कहा गया, लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है। और इनके पिता के बारे में हमने आपको बताया शुद्धोधन था। फिर और कहा वे कौन थे, कपिल वस्तु की साख की कुल की बात करते हैं, ये गढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नेम क्या था, माया देवी या महामाया था। फिर इसके इनके बचपन का नेम क्या था, सिद्धार्थ था। और इनकी मृत्यु, इनकी माता की मृत्यु कब हो गई थी, जब इनका जन्म हुआ था। तो उसके 7वें दिन बाद ही सॉरी उसके 7वें दिन बाद क्या होता है, इनकी माता का देहांत हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, इनका पालन पोषण कौन करता है, इनकी मौसी करती है। इनकी मौसी कौन होती है, तो इनकी मौसी होती है महाप्रजापति गौतमी की बात करते हैं, जिसके कारण इनका नाम गौतम पड़ जाता है। और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन होती है, तो इनकी मौसी ही होती है, जो कि इनकी दूसरी माँ होती है। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा इनकी पत्नी थी। और उनके अन्य नेम कौन कौन से थे, गोपा, बिंबा, भद्रक्षणा की बात करते हैं तो इनका अन्य नेम था। फिर हमने आपको बताया कि इनका एक तरह से मन लगा नहीं सांसारिक जीवन में, और जिसकी वजह से 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग कर दिया। दरअसल ये राजा थे। ठीक है, तो इतनी बड़ी कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कहानी तो बहुत बड़ी है। अगर मैं आपको बौद्ध धर्म को ही पढ़ाऊं तो 3-4 घंटे पढ़ाऊं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन क्या है कि मोस्ट चीजें ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं कई चीजें कट करके फटाफट आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं तो इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे अलार कलाम की बात करते हैं। आगे चलकर कुछ राजा जो होते हैं इनके अनुयायी बन जाते हैं। एक तो बिंबिसार की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं प्रसेनजित की बात करते हैं। तो प्रसेनजित जो होता है वो भी इनका एक तरह से अनुयायी बन जाता है, एक राजा था। और उदयन की बात करते हैं या उदयन की बात करते हैं, तो उदयन या उदयन की बात करते हैं, वो भी इनका अनुयायी बनता है। तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध के अनुयायी कौन कौन से थे या इस धर्म को मानने वाले लोग कौन कौन से थे, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन की बात करते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया था और कहाँ चले गए थे, बिहार, यानी कि बिहार के बोध गया चले गए थे। और जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष था, और जिसे आगे चलकर क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो कितने दिन बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 49वें दिन बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इस सारनाथ आ जाते हैं। और जब इस सारनाथ आ जाते हैं तब ये क्या करते हैं, वहां पर 5 ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं, और जिसकी वजह से उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं तो अनेक राज्यों में एक उपदेश दिए थे। और गौतम बुद्ध का जो प्रमुख प्रचार केंद्र रहा है दोस्तों, मगध था। इसलिए बिंबिसार की बात करते हैं, उदयन की बात करते हैं, जैसे मगध के शासक जो रहे हैं वो बुद्ध के अनुयायी भी बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का एक तरह से अगर आप देखें तो केंद्र क्या रहा है प्रचार का, तो केंद्र जो रहा है दोस्तों वो रहा है मगध रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश कहां पर दिया था, तो सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिया था श्रावस्ती की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश कहां पर दिया था, तो इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किया था। देखिए बौद्ध संघ की स्थापना किया था, और इस संघ में अगर आप देखें तो उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता था जो लोग किसी से कर्ज ना लिए हों, और जो लोग एक तरह से ज्यादा बच्चे ना हो, अगर बच्चे भी हैं तो उन्हें घर से
क्या लेना पड़ता था, अनुमति लेना पड़ता था, तभी वे लोग बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। दरअसल क्या था कि बौद्ध संघ की बात करते हैं तो बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश के लिए मना किया गया था, मतलब महिलाएं इसमें प्रवेश नहीं करेंगी, यानी कि इसके सदस्य नहीं बनेंगे। लेकिन इनके इनके जो परम शिष्य होते हैं ना, वे आनंद होते हैं। इनके परम शिष्य की बात कर लेते हैं तो इनके परम शिष्य कौन होते हैं, तो इनके परम शिष्य होते हैं दोस्तों आनंद की बात करते हैं। और इन्हीं के कहने पर क्या होता है, महिलाओं को भी क्या किया जाता है, महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाता है। और जिसके वजह से फिर आगे चलकर इनकी जो मौसी होती है वही महाप्रजापति गौतमी की बात करते हैं, तो वही पहली एक तरह से महिला बनती है, संघ की सदस्य बनती है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि बौद्ध संघ का वह स्थान जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास स्थान करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का ये लोग क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। तो आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, बस केवल ये ध्यान रखना है कि बौद्ध संघ की भी स्थापना की गई थी गौतम बुद्ध जी के द्वारा, ताकि एक तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। अब बात करते हैं कि बौद्ध के अनुयायियों को दो भागों में विभाजित किया गया था, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे उनको दो भागों में बांटा गया था। अनुयायी का मतलब हो जाता है फॉलोवर, जैसे आप कहते हैं मेरे इतने फॉलोवर हैं, तो इसका मतलब हो जाता है आपके इतने अनुयायी हैं। तो जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहली बात कर लेते हैं भिक्षुक की बात करते हैं, तो भिक्षुक किन्हें कहा गया है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें क्या कहा गया दोस्तों, उन्हें भिक्षुक कहा गया। तो जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को के प्रचार प्रसार के लिए अगर आप देखें तो वे संन्यास ग्रहण किए थे, उन्हें क्या कहा गया था, बौद्ध भिक्षुक कहा गया था। उपासक उन्हें कहा गया है दोस्तों जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और उन्हें क्या कहा गया है, या एक तरह से उनको बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्हें क्या कहा गया है, उपासक कहा गया है। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म में एक तरह से भिक्षुक किसे कहा गया है, जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हम करेंगे। और उपासक किन्हें कहा गया है, तो उपासक उन्हें कहा गया है जिन्होंने क्या किया है, एक तरह से अगर आप देखें तो गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए, यानी कि घर पर भी रहते हुए बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो उन्हें उपासक कहा गया। आगे चलकर क्या होता है, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कब होती है, 483 बीसी की बात करते हैं। तो 483 बीसी में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहां पर इनकी मृत्यु होती है, कुशीनगर की बात करते हैं। तो कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो उत्तर प्रदेश का एक जो जिला है दोस्तों कुशीनगर की बात करते हैं, तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इस समय को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो तीन बातें आपको जरूर ध्यान रखना है, एक तो महाभिनिष्क्रमण काल, दूसरा आपको धर्म चक्र प्रवर्तन, और तीसरा आपको क्या याद रखना है, महापरिनिर्वाण काल आपको याद रखना है। जब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ा था तब क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया। जब उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में तब उसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब इनकी मृत्यु होती है 483 बीसी में, और कब होती है 80 वर्ष की अवस्था में, कहां पर होती है, कुशीनगर में, तब बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ये बातें आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए बुद्ध के, गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं तो इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, इनकी अस्थि अस्थि मतलब हड्डी जो होती है उनके अवशेषों को विभाजित कर दिया जाता है और भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है कि इनके अस्थि की बात करते हैं तो इनके अस्थि के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। विभाजित करके भारत के 8 भागों में क्या करते हैं, स्थापित करके स्तूपों का निर्माण कर दिया जाता है। तो आइए समझते हैं स्तूपों के बारे में, आगे हम जानने वाले हैं। जिसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो स्तूप है दोस्तों सांची का स्तूप है। तो ध्यान रखिएगा सभी स्तूपों में से अगर आप देखेंगे तो सांची का सबसे बड़ा स्तूप, सांची का सबसे बड़ा स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो ये आपकी एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है कि सांची का स्तूप कहां पर है। सांची का स्तूप कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये बातें आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बुद्ध के निधन के बाद भी वही बातें हैं जो कि मैंने पहले बताया था, वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो 8 स्तूपों की बात करते हैं, 8 जगहों में से अगर आप देखते हैं तो जो सबसे बड़ा स्तूप था दोस्तों वो सांची का स्तूप था। कौन सा स्तूप था, तो सांची का स्तूप था। इसको तुरंत लिख लीजिए,
और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि 4 संगीतियां होती हैं, और इन चारों संगीतियों के बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं कि वे 4 संगीतियां कौन कौन सी थी। ठीक है, तो आपको ये नहीं याद रखना है किस समय हुई थी, ठीक है, टाइम पीरियड आपको नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी संगीति कहां पर हुई थी, उस समय का शासक कौन था। ठीक है, तो जैसा कि बात करते हैं बौद्ध धर्म की पहली संगीति की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म की जो पहली संगीति हुई थी दोस्तों कहां पर, राजगृह में हुई थी। राजगृह की बात करते हैं, और उस समय शासक कौन था, उस समय शासक कौन था, अजातशत्रु की बात करते हैं। तो अजातशत्रु के समय में क्या हुई थी दोस्तों, पहली संगीति हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में मिलान करने के लिए जरूर पूछा जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि अजातशत्रु के समय में कौन सी संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की। तो पहली संगीति हुई थी कहां पर हुई थी, राजगृह में। दूसरी बात करते हैं काला शोक की बात करते हैं, तो काला शोक के शासक काल में द्वितीय संगीति हुई थी, और कहां पर हुई थी दोस्तों, तो वैशाली में हुई थी। तो कहां पर हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। तो अजातशत्रु के बारे में आपको क्या याद रखना है कि राजगृह में पहली संगीति हुई थी। फिर उसके बाद काला शोक को याद रखना है, काला शोक के समय में दूसरी संगीति हुई थी, कहां पर हुई थी, वैशाली की बात करते हैं। फिर तीसरी बात करते हैं दोस्तों, अशोक की बात करते हैं, क्योंकि आगे चलकर अशोक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, तो अशोक के समय में भी संगीति होती है दोस्तों, वो होती है तीसरी संगीति की बात करते हैं। और कहां पर होती है, पाटलिपुत्र की बात करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो इसे कनिष्क कहा गया है, तो कनिष्क के समय में चौथी संगीति हुई थी, और कहां पर हुई थी दोस्तों, कुंडल वन में। तो ध्यान रखिएगा, कुंडल वन ग्राम की बात करते हैं, तो कुंडल वन ग्राम की बात करते हैं, तो यहां पर क्या हुई थी, चौथी संगीति हुई थी। चारों का नेम याद कर लीजिए, 100% मैं कहता हूं कि 1 नंबर आपको तो मिलेगा यहीं से मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसी में होते हैं, वे संगीतियों को नहीं याद कर पाते हैं। तो तुरंत याद करिए, अपने दिमाग में सेट करिए, सबसे पहला व्यक्ति कौन आएगा, अजातशत्रु आएगा। सबसे पहला व्यक्ति कौन आएगा, अजातशत्रु आएगा। तो अजात की बात करते हैं, सबसे पहला व्यक्ति अजातशत्रु आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, काला शोक आएगा, फिर आ जाएगा काला शोक की बात करते हैं। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा दोस्तों, तो अशोक आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, कनिष्क आ जाएगा। बस ऐसे याद कर लीजिए, ए के और ए स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है, या आका कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ए के ए फॉर हो जाता है अजातशत्रु, इसके समय में पहली संगीति हुई थी कहां पर, राजगृह में। ठीक है, तो राजगृह ए आर कर लीजिए, चाहे तो आप पहला अक्षर ले लीजिए। फिर दूसरी बात करते हैं, काला शोक की बात करते हैं, तो यहाँ केवी कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अशोक की बात करते हैं तो एपी याद कर लीजिए। ठीक है, फिर कुंडल वन की बात करते हैं, चौथी संगीत की, तो के कर लीजिए। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। आप चाहे जैसे भी एक तरह से कुल मिलाकर जैसे मन करे वैसे फॉर्मूले बनाकर आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आप ये सब नहीं याद कर पा रहे हैं तो एक बार अपना आंखें बंद कीजिए और एक बार सोचिए कौन कहां पर है, आपको वो चीजें दिखनी चाहिए बस। ठीक है, तो अजातशत्रु राजगृह, काला शोक वैशाली, अशोक पाटलिपुत्र, और कनिष्क की बात करते हैं कुंडल वन। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बातें याद हो गई होंगी। ठीक है, ये द्वितीय तृतीय रही, ये चतुर्थ रही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे हमने आपको जैन धर्म के बारे में बताया था कि जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। एक तो पहली बात करते हैं बुद्ध, दूसरी बात करते हैं धम्म, और तीसरी बात करते हैं दोस्तों संघ की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार अगर कोई है दोस्तों तो है वैशाखी पूर्णिमा। तो ध्यान रखिएगा, बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्योहार रहा है, बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्योहार रहा है कौन सा है, वैशाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। तो किस नाम से जाना गया है इसे, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक की बात करते हैं। तो शुरुआती में क्या हुआ था, इन ग्रंथों की जो रचना की गई थी दोस्तों पाली भाषा में की गई थी, लेकिन आगे चलकर किसमें की गई, तो संस्कृत भाषा में की गई। तो ध्यान रखिएगा
कि बौद्धों की बात करते हैं, देखिए अगर आपसे जैन के बारे में पूछा जाता है तो जैन धर्म की जो ग्रंथों की रचना की गई है किस भाषा में की गई है, तो प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, जैन धर्म की बात करते हैं प्राकृत भाषा में है उनके ग्रंथों की रचना, लेकिन बौद्ध धर्म की किस भाषा में है, तो बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो पाली भाषा में है। कई बार आप भूल जाते हैं, इसलिए मैंने यही बता दिया है कि जैन धर्म के ग्रंथों की जो रचना की गई है प्राकृत भाषा में, और अगर आप देखें तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना की गई है पाली भाषा में। स्टार्टिंग में तो पाली भाषा ही रही और बाद में संस्कृत भाषा में भी इनके ग्रंथों की रचना की गई, और जिसकी वजह से आगे चलकर क्या होता है, यही बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत कर्मकांड बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कहता हूं वेरी 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 4-5 लगा लीजिए, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कर लीजिए और अपने दिमाग को सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था इसकी स्थापना, तो धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो वाम सात पाकिस्नी की बात करते हैं तो ये अंतिम बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, आप चाहें तो लिखे, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं पूछा जाता है। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में प्रकट किए गए, तो धातु के सिक्के के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले किस काल में प्रकट किए गए, तो वो किए गए दोस्तों बौद्ध काल में ही। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे चलकर अगर मैं आपसे कहूं चैत्य और बिहार के बारे में, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, कला और संस्कृत का टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, लेकिन पूछा जाता है तो मैं यही बता दे रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। चैत्य की बात करते हैं तो चैत्य उसे कहा गया है, पूजा स्थल को कहा गया है। तो जहां पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं उसे क्या कहा गया दोस्तों, चैत्य कहा गया है। और जहां पर बौद्ध भिक्षु जो होते हैं रहते हैं उस निवास स्थान उसे क्या कहा गया है, बिहार कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे क्या कहा गया है, एक तरह से बिहार कहा गया। और जहां पर बौद्ध भिक्षु एक तरह से पूजा करते थे उन्हें क्या कहा गया दोस्तों, उन्हें क्या कहा गया है, पूजा स्थल, सॉरी उन्हें क्या कहा गया है, चैत्य कहा गया है। एक और बातें यहीं पर बता देता हूं। आगे चलकर क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था। एक तो हीनयान की बात करते हैं, एक हीनयान की बात करते हैं, एक हीनयान की बात करते हैं और दूसरा महायान की बात करते हैं। ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा हुआ था, तो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ था। एक तो हीनयान की बात करते हैं और दूसरा महायान की बात करते हैं। जैन धर्म भी जिस तरह से दो भागों में बट गया था, एक तो पहली बात करते हैं श्वेतांबर की बात करते हैं, ठीक है, तो श्वेतांबर की बात करते हैं, श्वेतांबर की बात करते हैं और दिगंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दिगंबर की बात करते हैं। तो जिस तरह से जैन धर्म दो भागों में बटा था, जैन धर्म दो भागों में बटा था, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म भी दो भागों में बटा था। कई बार आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ बता दिया है। तो जैन धर्म दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर की बात करते हैं, और बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, वो था हीनयान और महायान में। ठीक है, और भाषा को लेकर याद रखिएगा, भाषा को लेकर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है, तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और आगे चलकर या कह सकते हैं पहली भाषा पाली थी, दूसरी भाषा संस्कृत, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में अगर आपसे पूछा जाता है जैन धर्म में ग्रंथों को लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो प्राकृत भाषा की बात करते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप भूलिएगा नहीं। तो ये चीजें हमारे अगर आप देखें तो बौद्ध धर्म के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थे वे सारी बातें हमने आपको बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपके प्रश्न गलत होंगे। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन हमने बता दिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैराथन क्लास है, अगर मैंने इसको रिवीजन करवाना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि फिर ये ज्यादा ही समय लग जाएगा। आइए हम बात करते हैं 16 महाजनपदों के इतिहास के बारे में। आइए हम बात करते हैं 16 महाजनपदों के इतिहास के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करके बताइए यस सर, आपने जितनी भी बातें बताई हैं वे सारी बातें हमें बेहतर तरीके से समझ में आई हैं। बस इसी तरह से आप आगे बढ़ाते रहिए ताकि हमें सारी चीजें समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 महाजनपदों के इतिहास के बारे में जानते हैं। 100%
यहां से मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आप चाहे अभी लिख लीजिए, नहीं पेपर देकर आएंगे तो अपने आप से आप कहेंगे कि हाँ सर आपने कहा था वाकई में। देखिए भारतवर्ष छठी शताब्दी में क्या होता है, 16 महाजनपदों में विभाजित हो जाता है। तो कितने महाजनपदों में विभाजित हो जाता है, तो 16 महाजनपदों में विभाजित हो जाता है। महाजनपद का मतलब हो जाता है छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। और बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं तो बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं तो अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म की बात करते हैं, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, भगवती सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है। ए वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महोदय ए बता दीजिए कि बौद्ध धर्म में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ए बता दीजिए कि कौन सा वो ग्रंथ था, कौन सा वो ग्रंथ था बौद्ध धर्म का जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा अंगुत्तर निकाय की बात करते हैं, अंगुत्तर निकाय की बात करते हैं। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया बौद्ध धर्म के इस ग्रंथ में। अगर आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ था, तो आप बताएंगे भगवती सूत्र के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, भगवती सूत्र के बारे में बताएंगे। तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। 100% आपके एग्जामिनेशन में यहां से तो प्रश्न बनते ही हैं। अगर आप लोग यहां गलत कर दिए तो निश्चित तौर पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। देखिए 16 महाजनपदों की बात करते हैं तो 16 महाजनपदों में से कुछ ऐसे महाजनपद थे जो काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं, एक तो मगध ही होगा। ठीक है, यही मगध आगे चलकर क्या होगा, सबसे शक्तिशाली बनेगा और जिसका राजा बनेगा, धनानंद की बात करते हैं या घरानंद की बात करते हैं, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य हटाएंगे। तो जिसे चंद्रगुप्त मौर्य हटाएंगे दोस्तों, यही सबसे शक्तिशाली बनेगा। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी मगध, वत्स की बात करते हैं, कौशल की बात करते हैं, अवंती की बात करते हैं, ये जो है एक तरह से चारों की बात करते हैं, चारों की बात करते हैं, चारों की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। तो सभी जनपदों में से 4 महाजनपद ऐसे थे या जनपद ऐसे थे जो सबसे शक्तिशाली थे। एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो अस्मक की बात करते हैं। अस्मक जो है एकमात्र ऐसा जनपद था दोस्तों, एकमात्र ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। कहां पर स्थित था, तो दक्षिण भारत में स्थित था। अस्मक एकमात्र ऐसा जनपद था दोस्तों जो कि कहां पर स्थित था, तो दक्षिण भारत में स्थित था। कहां पर स्थित था, दक्षिण भारत में स्थित था। गंधार की बात करते हैं। गंधार तो आप जानते ही होंगे कि जो आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। तो गंधार और कंबोज की बात करते हैं तो क्षत्रियों को वार्ता स्रोत जीवनी कहा गया। क्या कहा गया है, तो यहाँ के एक तरह गंधार और कंबोज के क्षत्रियों को क्या कहा गया है, वार्ता सशस्त्रोप जीवनी कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मगध के अन्य नाम की बात कर लेते हैं, 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो मगध के अन्य नाम, अगर सबसे कठिन क्वेश्चन बना, अगर सबसे कठिन क्वेश्चन बना तो समझ लीजिए यहीं से बनेगा। 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, आप सोचिए एक बार, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भर रहा है और केवल 60,000 प्लस वैकेंसी है। आप सोचिए एक बार, इतनी कम वैकेंसी, वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 50 लाख के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत कम वैकेंसी है। ठीक है, समुद्र से 1 गिलास पानी निकालने के बराबर है। ठीक है, अब उस 1 गिलास में कौन कौन व्यक्ति पिएगा, ये आपको तय करना पड़ेगा और जिसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया है कि अब मैं मैराथन क्लास देना स्टार्ट कर दिया हूँ, एक क्लास मैंने शेयर भी कर दिया है। अब मैं ज्यादा नहीं 10-15 क्लास में आपकी इतना अच्छे तरीके से सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगा कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे और बहुत जल्द मैं एमसीक्यूज की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए तो फिर मजा आ जाए। तो मगध के अन्य नाम की बात करते हैं तो मगधपुर, बृहद बृहदयपुर की बात करते हैं, वसुमतीपुर की बात करते हैं, कुशग्रपुर की बात करते हैं और बिंबिसासुरी की बात करते हैं। तो मगध के अन्य नेम भी हैं। अगर क्वेश्चन पूछे गए सबसे कठिन रूप से
सबसे कठिन रूप से क्वेश्चन पूछे गए तो समझ लीजिए यहीं से पूछे जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं पूछे जाएंगे कठिन में। अब 16 महाजनपदों की बात करते हैं तो उनकी राजधानी क्या थी और अभी वर्तमान में वे कहाँ स्थित है। तो जैसा कि बात करते हैं सबसे पहले काशी। काशी की राजधानी क्या है दोस्तों? वाराणसी थी। तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी की बात करते हैं। और वर्तमान में कहाँ है? प्रयागराज के आसपास। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, देखिए उत्तर प्रदेश वाला आपको लिखना है, बस जो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगे वही वाले जनपद लिखना है और सारे नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं मगध की बात करते हैं तो इसकी राजधानी गिरिब्रज की बात करते हैं जो कि राजगिरी कह सकते हैं। अभी वर्तमान में इसका जो क्षेत्र है पटना, गया या शाहाबाद बिहार की बात करते हैं तो इसके आसपास के क्षेत्र में मिल जाएगा। अंग की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? चंपा की बात करते हैं। तो वर्तमान में इसके स्थल भागलपुर, मुंगेर या बिहार की बात करते हैं। फिर वत्स की बात करते हैं, वत्स की बात करते हैं कम्बोजी सॉरी कौशाम्बी की बात करते हैं तो इसको भी लिख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो लिख लीजिएगा, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। वज्जी की बात करते हैं तो वैशाली की बात करते हैं जो कि बिहार या वैशाली में उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तरी बिहार या वैशाली की बात करते हैं। मल्ल की बात करते हैं तो ये राजधानी, किसकी राजधानी? मल्ल की राजधानी पावापुरी, पावा या कुशीनगर की बात करते हैं जो देवरिया उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्र में है तो इसको जरूर लिख लीजिए, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन से लिखना है। पहली बात तो वैसे देख ही रहे होंगे आप लोग। कौशल की बात करते हैं, श्रावस्ती या साकेत की बात करते हैं तो अवध वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है। पंचाल आपको लिखना ही, अहिछत्र की बात करते हैं या कामपिल्ली की बात करते हैं, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ठीक है, तो ये आपको लिखना ही है। तो उत्तर प्रदेश वाले जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश वाले जितने भी हैं उनको लिखना है। मैं टिक लगा देता हूं कौन कौन से उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। देखिए एक तो पहली बात करते हैं, एक तो ए है आपका उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है, यानी कि वत्स की बात करते हैं। और एक पहला वाला था काशी, पहले ही लिखना था। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का देवरिया की बात करते हैं जो कि मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। फिर उसके बाद आपको कौशल की बात करते हैं, श्रावस्ती की बात करते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद पंचाल की बात करते हैं तो ये भी आपको याद रखना है या लिख लेना है, ठीक है। जो लोग नहीं लिख पाए हैं वे बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चेदी की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों शक्तिमती की बात करते हैं। बुंदेलखंड या दक्षिण पूर्व राजस्थान की बात करते हैं। गंधार की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, कश्मीर या पाकिस्तान क्षेत्र में मिलेगा। सूरसेन की बात करते हैं 100% आ सकता है, मथुरा ब्रजमंडल क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। वत्स की बात करते हैं तो विराटनगर है, विराटनगर की इसकी राजधानी है। जयपुर राजस्थान, भरतपुर अलवर के क्षेत्र में मिल जाएगा। असमक की बात करते हैं तो पोटली या पोतन की बात करते हैं, नर्मदा गोदावरी नदी क्षेत्र में मिल जाएगा। कम्बोज की बात करते हैं, असमक दक्षिण भारत वाला, लिख लीजिए दक्षिण भारत वाला, ये लिख लीजिए क्योंकि दक्षिण भारत वाला पूछा जा सकता है। कम्बोज जो है हाटक, राजपुर, हजारा पाकिस्तान क्षेत्र में। कुरु की बात करते हैं, ये जरूर लिख लेना भैया, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुरु की बात करते हैं, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मेरठ या दिल्ली हरियाणा की बात करते हैं। अवंती, उज्जैन, महेशमती या मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये रहे दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दिया है। अब आपका काम है कि आप क्या करिए, चलिए एक बार मैं इसको बगल हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका काम है कि आप क्या करिए, इन सब चीजों को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। अगर आपकी कोई डाउट्स होती हैं तो आप हमें बताइए। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 16 महाजनपदों में से एक ऐसा जनपद होगा जो सबसे शक्तिशाली बनेगा, वो बनेगा दोस्तों मगध। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली की बात करते हैं तो मगध की बात करते हैं। इसका उत्कर्ष यानी कि यही बनता है। मगध महाजनपद के प्रारंभिक संस्थापक जो थे वसु के पुत्र जरासंध की बात करते हैं तो जरासंध के जो पिता था बृहद्रथ की बात करते हैं तो इसने इसकी स्थापना किया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मगध का संस्थापक कौन था, तो सॉरी एक मिनट, अगर आपसे पूछा जाता है कि महोदय ये बता दीजिए कि मगध का संस्थापक कौन था, तो आपको बृहद्रथ बताना है। किसे बताना है?
बृहद्रथ की बात करते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि बृहद्रथ था कौन, तब आप बताइए कि वसु के पुत्र जरासंध का सॉरी हाँ जरासंध का कौन था, ये पिता था। तो जरासंध का एक कौन था, पिता था। ठीक है, तो ये बात याद रखेगा। तो मगध का संस्थापक कौन था, बृहद्रथ की बात करते हैं, ये इसका संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मगध के उदय होने के निम्न कारण कौन कौन से हैं। एक तो पहली बात कर लेते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं राजनीतिक विकास, क्योंकि आर्थिक रूप से भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक काफी ठीक ठाक था, और राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से हर तरह से मजबूत था। मगध महाजनपदों में वंशानुक्रम, ये पूछा जाता है कि मगध पर एक तरह से कौन कौन से वंशज के लोग थे या किन लोगों ने शासन किया था। तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, हर्यक वंश। ठीक है, जिसे आगे चलकर पितृ हत्या वंश भी कहा जाएगा, अभी मैं बताऊंगा। दूसरा आप ध्यान रखेगा शिशु नाग वंश। तीसरा आप याद रखेंगे नंद वंश। फिर आप याद रखेंगे मौर्य वंश। तो ये चार क्रम याद रख लीजिएगा, चार ही आप याद भी कर पाएंगे। तो महाजनपदों में वंशों का क्रम तो सबसे पहले आएगा आपका हर्यक वंश। कई बार क्या होता है, लोग नंद वंश से लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा, नंद वंश सॉरी हर्यक वंश। दूसरा कौन सा हो जाएगा, शिशुनाग वंश। तीसरा कौन सा हो जाएगा, नंद वंश। चौथा कौन सा हो जाएगा, मौर्य वंश। ठीक है, तो लोग तो मौर्य वंश को अंतिम में ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नंद वंश को क्लियर नहीं कर पाते, हर्यक वंश को क्लियर नहीं कर पाते हैं। हर्यक वंश पहला होगा, फिर शिशुनाग आएगा, फिर नंद वंश आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो मौर्य वंश आएगा। चलिए आइए समझते हैं। ये जो हर्यक वंश है ना, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी राजा बनेगा अपने पिता की ही हत्या करके राजा बनेगा। यहां पर राजा बनने के होड़ में क्या होगा ना, लोग अपने पिता की ही हत्या कर देंगे। लोग क्या करेंगे, अपने पिता की ही हत्या कर देंगे, जिसके वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया। क्या कहा गया है, पितृहंता वंश कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश को क्या कहा गया, पितृहंता वंश कहा गया है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो आइए हम सबसे पहले शासक के बारे में समझते हैं। और सबसे पहला शासक कौन होता है, बिंबिसार होता है। कौन होता है, बिंबिसार। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार अलग है, बिंदुसार अलग शासक थे और बिंबिसार अलग शासक। ये जो बिंदुसार आपके दिमाग में बार बार आ रहा है ना, ये बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंबिसार अलग है। समझ रहे नहीं, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और बिंदुसार की बात करते हैं तो मौर्य वंश की बात करते हैं, तो मौर्य वंश में दूसरा शासक था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, अभी मैं पढ़ाते समय सारी बातें आपकी क्लियर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, जो पढ़ाया जाता रहता है उस पर नहीं, अलग चीजों पर फोकस करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वे परेशान होते हैं। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि वे छोड़कर भाग जाते हैं। ये जो छोड़कर भागने वाली आदतें हैं ना, जब तक आप भागते रहेंगे आप भटकते रहेंगे। आप भागिए नहीं, पढ़िए, रुक कर पढ़िए, पूरी चीजों को पढ़िए, एक बार इत्मीनान से आप हमारे फॉलो करिए। मैं कहता हूं खुद में खुद आपको लगेगा कि वाकई में प्रवीण सर ने जितना बेहतर तरीके से चीजों को समझा दिया ना, इससे बेहतर कोई समझाएगा नहीं। ठीक है, देखिए अभी एग्जाम आपका है, इसलिए मैं ज्यादा इसको विस्तार नहीं कर रहा हूं, नहीं तो ये मान के चलिए मैं इतना विस्तार छोटी छोटी चीजों को लेकर कर देता कि आपके दिमाग में बिल्कुल हिस्ट्री बैठ ही जाती। लेकिन हाँ, अभी समय ना होने के कारण क्या है, मैं थोड़ा से जल्दी पढ़ा रहा हूं। चलिए देखिए, बिंबिसार की बात करते हैं तो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे बिंबिसार। और मगध के संस्थापक पूछा जाता है तो आप बताएंगे बृहद्रथ को बताएंगे। तो मगध का शासक संस्थापक कौन था, बृहद्रथ। और अगर आप देखेंगे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। इसने राजगृह नामक शहर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, जब बिंबिसार जो था, मगध की बात करते हैं, वहां का शासक था, मगध का शासक था, तब इसने राजधानी क्या बनाया था, राजगृह को बनाया था। ठीक है, यह पहला शासक था जो भारतीय इतिहास में जिसने वैवाहिक परंपरा के अनुसार क्या किया, साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाने का एक तरह से कहीं ना कहीं रणनीति अपनाया। इसने एक तरह से अगर देखा जाए तो इसने कहा कि देखिए
अगर हम क्या करते हैं, युद्ध करके, अगर हम युद्ध करके साम्राज्य को बढ़ाएंगे तो ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे, बल्कि हमें क्या करना है, एक तरह से युद्ध नहीं बल्कि विवाह के माध्यम से, जहां की रानी के साथ विवाह हो जाएगा वह वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसके वजह से क्या होता है कि ये 3 राजकुमारियों से विवाह करता है, और जिसके कारण इसके साम्राज्य की काफी ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बिंबिसार ने कौशल के राजा जो थे प्रसेनजीत की बात करते हैं, इनकी बहन की बात करते हैं, तो महाकोशला से और वैशाली की जो पुत्री, चेटक की जो पुत्री थी चिल्लना थी, ठीक है। और मध्य देश की बात करते हैं, तो मध्य देश की बात करते हैं जो आज आधुनिक पंजाब में है, तो राजकुमारी छेवा से इसने विवाह किया था। तो मतलब 3 राजकुमारियों से इसने विवाह किया था बिंबिसार ने। तो बिंबिसार के बारे में ध्यान रखिएगा, एक तो कौशल के राजा प्रसेनजीत जो थी उनकी बहन महाकोशला से इसने विवाह किया था। दूसरी बात, वैशाली के जो राजा थे चेटक थे, उनकी पुत्री जो थी चिल्लना की बात करते हैं, उससे उससे इसने विवाह किया था। और मध्य देश की बात करते हैं, तो मध्य देश की बात करते हैं, यहाँ की राजकुमारी छेमा से इसने विवाह किया था, ठीक है। इसने अंग राज्य के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो अंग राज्य को भी इसने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ये अंग वही राज्य है जो 16 महाजनपदों में से अगर आप देखेंगे तो एक जनपद है। मगध नरेश यानी कि मगध के राजा बिंबिसार को जैन साहित्य में क्या कहा गया है, श्रेणिक कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से आपकी नजर हटती है ना, वहां क्या होता है, एग्जामिनर की नजर पहुंच जाती है और एग्जामिनर आपको क्या करता है, पागल बना देता है। तो ध्यान रखिएगा, मगध के राजा जो बिंबिसार थे ना, इनको जैन साहित्य में क्या कहा गया है, श्रेणिक कहा गया। क्या कहा गया है, श्रेणिक कहा गया। बिंबिसार के राज दरबार में एक राज्य वैद्य रहा करता था, उसका नेम क्या था, जीवक था। एक राज्य वैद्य रहा करता था जिसका नाम था जीवक था, और इसने ही गौतम बुद्ध की सेवा एक तरह से किया था। जब गौतम बुद्ध जी थोड़ा से बीमार हो गए थे तो कहीं ना कहीं उनकी सेवा के लिए यही जीवक गया था। ये बातें ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बिंबिसार के बारे में, तो बिंबिसार के बारे में आप बता दीजिएगा कि इनका राज्य वैद्य कौन था। तो इनका राज्य वैद्य था दोस्तों, जीवक था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जिसने गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो उनको, चलिए, अवंती के राजा चंड प्रदोत पांडुरंग रोग से ग्रसित थे। उस समय भी बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। तो इतना आपको नहीं ध्यान रखना, ये सब फालतू बातें, ठीक है। आपको ये लिखना है, आगे चलकर इसका जो पुत्र होता है अजातशत्रु, आगे चलकर इसका पुत्र जो होता है अजातशत्रु क्या करता है, अपने पिता की ही हत्या कर देता है और स्वयं राजा बन बैठता है। तो अजातशत्रु ने किसकी हत्या किया, बिंबिसार की हत्या किया, और तब स्वयं मगध का शासक बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु ने किसकी हत्या किया, अपने पिता की हत्या कर दिया। अभी देखना, इसका भी बेटा आएगा जो कि इसकी हत्या कर देगा, क्योंकि पितृ हत्या वंश हमने कहा है ना। तो मगध का शासक ये बन गया। इसलिए देखिए, इसने क्या किया, पिता की हत्या कर दिया, इसलिए इसे पितृहंता शासक भी कहा गया। इसका एक नाम था, वो उपनाम था कुड़िक। तो कुड़िक ध्यान रखिएगा। इसके पिता का नेम क्या था, श्रेणिक था। क्या था, श्रेणिक, याद करिए। इसके पिता को श्रेणिक कहा गया है। एक बार आइए ना, एक बार आइए, ये देखिए श्रेणिक कहा गया जैन साहित्य के अनुसार। तो इसके पिता को क्या कहा गया, श्रेणिक कहा गया है, और इसको क्या कहा गया, कुड़िक कहा गया है, ठीक है। तो इसका उपनाम क्या था, कुड़िक था। अजातशत्रु एक आक्रामक राजा था, मतलब लड़ाई झगड़े वाला, दंगा फसाद वाला था, जिसने आक्रमण करके क्या किया, वैशाली और काशी को अपने राज्य में, ठीक है। और मगध पहले से ही बना था, कहीं ना, सॉरी, अंग की बात करते हैं तो वो भी बना था। तो ये सब वैशाली और काशी को अपने क्षेत्र में मिला लेता है। तो ध्यान रखिएगा, वैशाली और काशी की बात करते हैं, किसमें मिल जाता है, तो ये मिल जाता है दोस्तों, मगध में मिल जाता है। अजातशत्रु के शासन काल में ही अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था, और इसी के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, यानी कि बौद्ध सभा हुई थी। तो याद करिए, ये वही अजातशत्रु है जिसके समय में पहली बौद्ध संगीति की गई थी। अगर मैं आपको थोड़ा से पीछे ले जाकर दिखाऊं
तो आपके जो जीवन के संकट हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, इसी के समय में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अब मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन से दूर हट गए होंगे। एक वही अजातशत्रु है, ठीक है। इसी के समय में बौद्ध संगीति हुई थी और इसी के समय में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु भी इसी के समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय में ही, ठीक है। ये देखिए, अजातशत्रु के शासन काल के दौर में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 बीसी में कुशीनगर में, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था, बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई थी, ठीक, अजातशत्रु के टाइम पर। अब कौशल के राजा प्रसेनजीत की बात करते हैं तो प्रसेनजीत को अजातशत्रु ने युद्ध में पराजित कर दिया और काशी को भी मगध में मिला लिया। और उसकी पुत्री जो थी वजीरा की बात करते हैं, उससे इसने विवाह कर लिया था। अजातशत्रु के शासनकाल के अंतिम दौर में उसके पुत्र उदयन की बात करते हैं या उदयन की बात करते हैं, तो उसने इसकी हत्या कर लिया। अब मगध पर स्वयं शासक कौन बन जाएगा, उदयन की बात करते हैं। अब कौन बन गया, उदयन की बात करते हैं। देखिए, हर्यक वंश आया, इसका संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार की बात करते हैं तो बिंबिसार की हत्या किसने किया भैया, अजातशत्रु ने। किसने किया, अजातशत्रु की बात करते हैं। अजातशत्रु की हत्या किसने किया, तो अजातशत्रु की हत्या किया किसने, उसके पुत्र उदयन ने, ठीक है। उदयन की बात करते हैं या उदयन की बात करते हैं, उदयन ज्यादा मिलता है तो उदयन याद रख लीजिएगा। अब वो स्वयं का मगध का शासक बन गया। समझ में आया कि नहीं, पहला बिंबिसार, उसकी हत्या अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या किसने किया, उदयन ने किया। चलिए, अब ये बन गया शासक। अब हम बात कर लेते हैं उदयन या उदयन के बारे में बात कर लेते हैं। उदयन ने अपने पिता की ही हत्या कर दिया था, ये तो आप जानते हैं। गार्गी संहिता तथा वायु पुराण के अनुसार उदयन ने सोन और गंगा नदी के संगम पर एक शहर बसाया था जिसका नाम था दोस्तों पाटलिपुत्र। याद कर लीजिए, पाटलिपुत्र की बात करते हैं, पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो इसको किसने बसाया था, तो वो बसाया था दोस्तों उदयन ने बसाया था। और इसने पाटली ही पुत्र को क्या किया था, अपनी राजधानी भी बनाया था। आगे चलकर यही पाटलिपुत्र ही राजधानी बनेगी जो कि महत्वपूर्ण बनेगी, तो याद रखेगा। तो पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो इसको किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था, जो कि सोन नदी और गंगा नदी की बात करते हैं तो इसके संगम पर इसने इस शहर को बसाया था। और जो कि बात करते हैं दोस्तों, एक तरह से इसने राजधानी बनाया था। उदयन का जो पुत्र था नाग दशक था और यह अंतिम हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो ये आपको लिख लेना है क्योंकि ज्यादा अगर हम चलेंगे लगातार तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा कि उदयन का पुत्र कौन था, नाग दशक था और ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नाग दशक। सबसे पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन और लास्ट में आपको नाग दशक को याद कर लेना है जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशु नाग के बारे में बात करते हैं, शिशु नाग वंश की बात करते हैं। ये शिशु नाग वंश कैसे आ गया, देखिए दरअसल क्या होता है, हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है नाग दशक और इसका अमात्य होता है यानी कि मंत्री की बात करते हैं तो कहीं कहीं पर सेनापति भी मिलता है। क्या मिलता है, सेनापति मिलता है और कहीं पर मंत्री मिलता है। दोनों ही बातें, दोनों ही पद महत्वपूर्ण ही थे, ठीक है। तो ये जो शिशुनाग था ना, इसने अपने ही राजा की हत्या कर दिया। इसने क्या किया, अपने राजा नाग दशक की हत्या कर दिया और जिसके वजह से इसने क्या किया, शिशु नागवंश की स्थापना कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से इसने क्या किया, शिशु नागवंश की स्थापना कर दिया। तो शिशु नागवंश की स्थापना किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा वो शिशुनाग ने किया था। और शिशुनाग ने क्या किया था, शिशुनाग ने क्या किया था, अपने राजा नाग दशक की हत्या कर दिया था। शिशु नाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से बदल दिया और कहां कर दिया, वैशाली कर दिया। इसे पता था ना कि वहां चीजें हमारे लिए बेहतर नहीं होंगी, इसलिए इसने क्या किया, सबसे पहला काम किया, इसने अपनी राजधानी को ही बदल दिया। शिशुनाग अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। आप सोचो, राजा ही बन गया है। तो जो अवंती की बात करते हैं 16 महाजनपदों में अगर आप देखें तो अवंती भी एक जनपद था, तो इसे शिशुनाग क्या करता है, मगध साम्राज्य में मिला लेता है, ठीक है। काला शोक जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था और जब वो स्वयं राजा बनता है तो आगे चलकर क्या होता है, पाटलिपुत्र को ये राजधानी बना लेता है। तो काला शोक की बात करते हैं तो काला शोक जो होता है शिशुनाग का उत्तराधिकारी होता है, यानी कि कह सकते हैं शिशुनाग के बाद कौन आता है, काला शोक आता है और इसने राजधानी को दोबारा वापस ला लिया पाटलिपुत्र। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, शिशुनाग के समय में मगध की राजधानी क्या थी,
शिशुनाग के समय में मगध की राजधानी थी वैशाली, लेकिन उसका उत्तराधिकारी जो आता है कालाशोक की बात करते हैं, यानी कि उसके बाद जो राजा बनता है वो क्या करता है, पाटिलपुत्र को दोबारा ला लेता है। पाटिलपुत्र को बसाया किसने था, तो उदयन ने बसाया था, याद कर लीजिए। ठीक है, कालाशोक के ही शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो कालाशोक के समय में ही दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों। एक मिनट, एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट दोस्तों। एक मिनट थोड़ा सा, तो जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो हमने आपको बता दिया है जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। सबसे पहले हमने आपको बताया गौतम बुद्ध के बारे में हमने बताया। अगर आप देखें गौतम बुद्ध के बारे में हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हमने आपको बता दिया अगर आप देखें तो 16 महाजनपदों के बारे में बता दिया। साथ ही साथ अगर आप देखें तो हमने हर्यक वंश के बारे में अच्छे समझा दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद अगर आप देखें तो हमने आपको बता दिया अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। किसके समय में, तो कालाशोक की बात करते हैं तो कालाशोक के समय में क्या होता है, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, चलिए अजातशत्रु के बाद, तो ये हमने आपको बता दिया है दोस्तों। चलिए एक मिनट, ठीक है, एक मिनट दोस्तों। चलिए, तो आगे चलकर हमने ये देखिए, हमने आपको बताया कि कालाशोक के समय में क्या होता है, दूसरी बौद्ध संगीति होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन था। कौन था, नंदीवर्धन की बात करते हैं तो एक कौन था, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो आपकी एग्जामिनेशन में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए ज्यादातर प्रथम, फिर द्वितीय, फिर अंतिम। देखिए मैंने आपसे क्या कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं आपको बताऊंगा। ये मत सोचिए कि पूरा चीजें पढ़ाऊंगा। अगर मैं आपको पूरी ही चीजें पढ़ाऊं ना तो बौद्ध धर्म ही कम से कम 2 से ढाई घंटे में खत्म होगा। हर्यक वंश ही बहुत बड़ा है, तो ये समझ लीजिए बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नंद वंश के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नंद वंश के बारे में बात करते हैं। देखिए महापदम नंद नंद वंश का संस्थापक था। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, महापदम नंद कौन था, तो महापदम नंद था दोस्तों कि एक तरह से अगर आप देखें तो नंद वंश का संस्थापक था। इसके बारे में बताया जाता है कि एक शूद्र था। कौन था, एक शूद्र था, एक शूद्र शासक था, और इसने एक राट या एक छत्र की उपाधि धारण किया था। बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि एक राट या एक छत्र की उपाधि किसने धारण किया था, तो नंद वंश का संस्थापक जो था महापदम नंद की बात करते हैं। ठीक है, अब पुराणों में महापदम नंद को सर्व छत्रांतक या क्षत्रियों को नाश करने वाला परशुराम का अवतार भी से कहा गया है। तो महापदम नंद की बात करते हैं जो क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है, यानी कि परशुराम का अवतार कहा गया है। नंद वंश में अगर आप देखें तो टोटल मिलाकर कितने शासक होते हैं, तो नंद वंश में टोटल मिलाकर 10 शासक होते हैं। अब धनानंद की बात करते हैं। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक। आपको याद रखना है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापदम नंद था। और महापदम नंद के बाद क्या होता है कि नंद वंश का अंतिम शासक बनेगा धनानंद की बात करते हैं। कहीं पर घनानंद, कहीं पर धनानंद, दोनों ही बातें एक है। और यह इस वंश का अंतिम शासक होगा। इसी के समय में सिकंदर क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। सबसे आतताई राजा तो मगध की बात करते हैं तो मगध का सबसे आतताई राजा कौन होगा, यही धनानंद की बात करते हैं। ये मगध का सबसे आतताई राजा होगा जो जनता के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से जनता का कहीं ना कहीं शोषण करेगा।
और ये वही व्यक्ति था जिसने क्या किया था, आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य की बात करते हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जाना गया है और कौटिल्य के नाम से जाना गया है, इनका एक अपमान करता है। और जिसकी वजह से आचार्य चाणक्य क्या करते हैं, अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि जब तक इस राजा को हम इसके गद्दी से नहीं हटा देंगे तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। तो इसके वजह से क्या होता है, आचार्य चाणक्य क्या करते हैं, एक छोटे से बालक को गोद लेते हैं और उसे शिक्षा दीक्षा देते हैं और एक महान सम्राट बनाते हैं। और क्या होता है कि धनानंद को हरा कर क्या करता है, धनानंद को हरा कर क्या होता है, मगध का शासक बन जाता है। एक वही छोटा सा बच्चा होता है जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य कहलाता है। क्या कहलाता है, चंद्रगुप्त मौर्य कहलाता है, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक होता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा से समझते हैं इसके बारे में, लेकिन थोड़ी सी एक और कहानी है। ग्रीक लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज या जैंद्रमीज भी कहा है। तो ग्रीक लेखकों की बात करते हैं तो इन लोगों ने क्या कहा है, धनानंद को अग्रमीज या जैंद्रमीज कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, देखिए अभी हम समझेंगे मौर्य वंश के बारे में, लेकिन कुछ खास बातें भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। वो खास बातें हैं कि मौर्य वंश के पूर्व विदेशी आक्रमण हुए हैं। जैसे ईरानी आक्रमण की बात करते हैं, इसको लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्जाम में आता होता नहीं है, बहुत ही रेयरेस्ट केस में पूछा जाता है। तो ईरान के एक मेनियन जिसे हकमनी कहा गया है, हकमनी की बात करते हैं तो हकमनी साम्राज्य के संस्थापक साइरस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये लिख लीजिएगा कि एक तरह से किसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, तो वो था साइरस प्रथम ने किया था। ठीक है, जो कि ईरान का शासक था। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, साइरस प्रथम की बात करते हैं। मकरान के रास्ते में क्या हुआ था, रास्ते में सॉरी मकरान के रास्ते भारत में इसने प्रवेश किया था। तो इसने गेड्रोसिया, जिसे मकरान का रास्ता कहा गया, उससे भारत में इसने प्रवेश किया था। भारत पर सबसे पहले सफल आक्रमण डोरियस, जिसे दारा कहा जाता है, इसने किया था, जिसका प्रमाण बेहिस्तुइन या परसोलियस या नक्सरेलू स्तंभ अभिलेख में भी मिलता है। तो नहीं लिखना, ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फालतू चक्कर में मत पड़िए। डोरियस ने पंजाब और गंधार में ईरानी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, पंजाब और गंधार को ईरानी साम्राज्य में मिला लिया था। बस सुन लीजिए बस। भारत में खरोष्ठी लिपि का विकास ईरानी संस्कृति के संपर्क के कारण हुआ है, ये महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिए कि खरोष्ठी लिपि का विकास किस संस्कृति के संपर्क में आने से हुआ भारत में, तो ईरानी संस्कृति के कारण हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ईरानी संस्कृति के कारण क्या होता है, खरोष्ठी लिपि का आविष्कार या कह सकते हैं इसका विकास होता है। इतिहास के पिता जो होते हैं हेरोडोटस की बात करते हैं तो डोरियस के अनुसार 20 प्रांतों का अंतिम प्रांत भारत में था। तो 20 प्रांतों में से अगर आप देखें तो अंतिम प्रांत जो था वो भारत में था। सिंधु नदी की खोज के लिए डोरियस ने नाविक साइलैक्स के अधीन नाविक अभियान चलाया था, छोड़ दीजिए। डोरियस तृतीय ने सिकंदर के साथ अम्ब्रेला युद्ध में भारतीय सेना का प्रयोग किया था, छोड़ दीजिए, पूछा नहीं जाएगा तो क्या मतलब है। आइए अब समझते हैं, ये वही बालक की बात मैं कर रहा था जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य बनता है, और वो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं। तो आइए हम इनके बारे में समझ लेते हैं। इनके गुरु का नेम था आचार्य चाणक्य, आप जानते ही हैं। और चाणक्य के वास्तविक नाम के तौर की बात करते हैं तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तो इन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना गया है। इनकी पुस्तक की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक कौन सी थी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक कौन सी थी दोस्तों, तो अर्थशास्त्र की बात करते हैं, ये इनकी पुस्तक थी, भूलिएगा नहीं, पूछा जाता है। इनकी पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा ये भी गया है किसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो राजनीतिक संबंधों के बारे में बताया गया है। मौर्य वंश में प्रचलित जो मुद्रा थी वो पण थी। तो मौर्य वंश में जो प्रचलित मुद्रा थी वो कौन सी थी, तो पण थी। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो ये बातें याद रखना चाहे तो रख सकते हैं क्योंकि पूछा ही जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही क्या हुआ था कि सिकंदर की बात करते हैं तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, एक तरह से आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नेम क्या था? मेगास्थनीज था। बहुत बार पूछा जा चुका है। और मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है दोस्तों वो इंडिका है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहा करता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। किसके दरबार में रहा करता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। भले ही सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या किया था? इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। याद करिए, मैं जैन धर्म पढ़ाते समय आपको बताया भी हूं कि जैन धर्म के संरक्षणकर्ता के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान या संलेखना पद्धति, ठीक है, श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति उसे कहा गया। क्या कहा गया है? संलेखना पद्धति लिख लीजिएगा। तो संलेखना पद्धति की बात करते हैं तो इसके मतलब इस पद्धति से इनकी मृत्यु हो गई थी। संलेखना पद्धति का मतलब हो जाता उपवास के होने की वजह से। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? जैन धर्म को अपना लेते हैं। उसके बाद श्रवणबेलगोला चला जाते हैं। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो वहां एक पहाड़ है, वहां पर जाते हैं, वहीं पर ये उपवास रखते हैं, जिसे संलेखना पद्धति कहा गया, और इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद मौर्य वंश का अगला शासक कौन बनेगा? बिंदुसार बनेगा। तो ये बिंदुसार वही है, बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है, याद रख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। बहुत बार पूछा जाता है बिंदुसार के बारे में। बात करते हैं, पुराणों में इसे अमित्र घात कहा गया है, भसार कहा गया है, वारिसार कहा गया है। तो इसे अन्य नामों की बात करते हैं तो इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना गया है, भसार के नाम से भी जाना गया है, और वारिसार के नाम से भी जाना गया है। जैन धर्म का अनुयायी ये भी था। तो बिंदुसार की बात करते हैं तो ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, और जिसकी वजह से इन्होंने एक अपनी होनहार की बात करते हैं, होनहार पुत्र अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। तो अशोक जाते हैं, और अशोक न केवल विद्रोह को शांत करते हैं, बल्कि वहां की प्रजा को प्रेम और विश्वास, वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लेते हैं, और जिसकी वजह से आगे चलकर एक महान सम्राट अशोक बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, देखिए बिंदुसार के समय में कुछ हुआ नहीं था। इन्होंने भी विवाह के माध्यम से ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। जितना कुछ किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और उसके बाद क्या होता है कि बिंदुसार कुछ करते नहीं, ये पूरा एंजॉय ही करते हैं। उसके बाद जब अशोक आते हैं, मगध के शासक जब बनते हैं, तब समझ लो कि कहीं ना कहीं मगध का जो उत्कर्ष होता है या चरमोत्कर्ष होता है वो बढ़ता है, या कह सकते हैं मगध कह सकते हैं कि बहुत शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है। तो बिंदुसार ने भारत की 10 महाजनपदों पर राज किया था। इसके बाद अशोक मौर्य वंश का अगला शासक बनते हैं। आइए हम थोड़ा सा अशोक के बारे में जानते हैं। मुझे अशोक के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो एक बड़ी अच्छी लाइन वो कहते हैं कि मैं कहीं पर भी रहूं, चाहे मैं शयन कक्ष में रहूं, चाहे मैं भोजन करता रहूं, या कुल मिलाकर मैं किसी भी क्षेत्र में रहूं, मेरे जो मेरे एक तरह से वाचक है, या मेरे जो संदेश वाहक है, या कह सकते हैं जो मेरे सेवा करता है, वे हमेशा मेरी प्रजा की समस्याओं को बताते रहेंगे। और मैं हर जगह पर क्या करूंगा, वो छठे अभिलेख में कहा गया है, हर जगह मैं सेवक एक तरह से प्रजा की सेवा करूंगा। तो अशोक की बात करते हैं तो अशोक भारत के वे महान शासक होते हैं जो हमेशा अपने काम के लिए तत्पर होते हैं और हमेशा तैयार होते हैं। तो इससे सीख ये मिलती है कि आप भी जब पुलिस की नौकरी पा जाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे मैं 8 ही घंटा ड्यूटी करूंगा, 9 ही घंटा ड्यूटी करूंगा, नहीं। आप कहिए कि जितने भी घंटे ड्यूटी की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये बात है कि मुझे लोगों की सेवा करना है, चाहे रात में हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, जब एक तरह से काम आएगा तब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये अशोक से सीखने की बात है। अशोक की बात करते हैं तो अशोक सबसे सफल शासक माने जाते हैं, और बहुत सारे जनपदों की बात करते हैं तो ये जीत लेते हैं। अशोक पूरे वंश में सबसे महान शासक के रूप में अगर आप देखेंगे तो यही थे, ठीक है। इनके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ जाता है। शिलालेख का मतलब हो जाता है पत्थरों पर लेख लिखना शुरू हो जाता है, राजा के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, राजा के नियम कानून हर जगह एक तरह से कहीं ना कहीं दिखाए जाते हैं, और जिससे जनता को अच्छे तरीके से पता चले। अशोक देवना प्रिय के नाम से या देवना प्रिय के नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अशोक का एक नाम था देवना प्रिय की बात करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है देवना प्रिय की बात करते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो भूलिएगा नहीं।
इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फेंथिस्लर ने किया था और सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों के बारे में पढ़ा था। छोड़ दीजिए, या आप ये लिख लीजिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, पढ़ा किसने था, ये लिख लीजिएगा, जेम्स प्रिंसेप की बात करते हैं, इन्होंने अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, खोज की बात नहीं है, पढ़ने की बात करते हैं, पूछा जाता है 1837 में। ठीक है, डेट सही याद कर लीजिएगा। प्रारंभ में अशोक जैन धर्म के अनुयायी थे। स्टार्टिंग में वे जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि कलिंग का युद्ध होता है, 267 के आसपास होता है। कलिंग की बात करते हैं तो सबसे भयानक युद्ध होता है, सबसे भयानक युद्ध होता है दोस्तों, कलिंग का युद्ध होता है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जाने जाती है। ठीक है, तो हजारों लाखों लोगों की कह सकते हैं जानो जाती हैं और बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं। बहुत भयानक युद्ध होता है कलिंग का युद्ध। और बताया जाता है कि कलिंग का युद्ध जीतने के बाद अशोक का जो हृदय होता है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है और वे युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म यानी कि धर्म की नीति को अपना लेते हैं। तो कलिंग युद्ध के बाद क्या होता है, कलिंग युद्ध की बात कर लेते हैं। तो इस युद्ध के बाद क्या होता है, अशोक क्या करते हैं, युद्ध की नीति को त्याग कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये लिख लीजिएगा आप लोग कि कलिंग विजय के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म की नीति को अपना लिया। धम्म मतलब धर्म का रास्ता उन्होंने अपना लिया, एक अच्छा रास्ता अपना लिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एक तरह से गौतम बुद्ध के शिष्य एक थे उपगुप्त, ठीक है, एक शिष्य थे उनके, उपगुप्त की बात करते हैं, तो उनसे इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। ठीक है, और जिसकी वजह से एक तरह से अगर आप देखें तो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। इनके पुत्र और पुत्री का नेम मुझे याद नहीं आ रहा, संघमित्रा की बात करते हैं शायद थी, और एक और बात कर लेते हैं कि पुत्र और पुत्री थी संघमित्रा, और नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, अभी तुरंत नहीं याद आ रहा, काफी देर से पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए वो चीजें नहीं याद आ रही हैं। तो इनके जो पुत्र और पुत्री होती हैं वे श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका में क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है, बृहद्रथ की बात करते हैं। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है दोस्तों, बृहद्रथ की बात करते हैं। तो बृहद्रथ की बात करते हैं तो इस वंश का अंतिम शासक था। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था दोस्तों बृहद्रथ था। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर क्या होता है, एक नया वंश आता है, वो आता है दोस्तों गुप्त वंश आता है। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ की बात करते हैं। तो बृहद्रथ को बात करते हैं तो पुष्यमित्र ने युद्ध में पराजित कर शुंग वंश की स्थापना किया था। तो शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, तो शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिए। उसके बाद शुंग वंश का अंतिम अगला शासक कौन आता है, वसुदेव आता है। और वसुदेव की हत्या किसने कर दिया था, तो वसुदेव की बात करते हैं तो वसुदेव ने क्या किया, कण्व वंश की स्थापना किया। ठीक है, और सिमुक की बात करते हैं, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। और उसके बाद इस वंश के अंतिम शासक सातकर्णी की बात करते हैं, युद्ध में पराजित कर श्री गुप्त क्या करता है, गुप्त वंश की स्थापना कर देता है। तो इस ध्यान रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग वंश के संस्थापक। वसुदेव की बात करते हैं तो कण्व वंश का संस्थापक। सिमुक की बात करते हैं सातवाहन वंश के संस्थापक। और श्रीगुप्त की बात करते हैं तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं। तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाता है दोस्तों, तो गुप्त वंश के संस्थापक होते हैं श्रीगुप्त। तो आइए हम गुप्त वंश के बारे में बात कर लेते हैं। ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा ही है, श्रीगुप्त के बाद पूरे टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट मान के चलिए, अगर हम लेकर चलते हैं तो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए हम बात कर लेते हैं श्रीगुप्त के बारे में। ठीक है, श्रीगुप्त जो था अगर आप देखें तो गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, मतलब एक तरह से संस्थापक था। तो श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। और इसके बाद घटोत्कच आया था और फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए थे। कौन आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम आए थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो होते हैं यही गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक के तौर पर यदि आप देखें तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट यार, कई बार डिस्टर्ब कर देता है। एक मिनट,
तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। तो इनके बारे में लिख लेना, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे यही थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने क्या किया था? लिच्छवी की राजकुमारी देवी से विवाह किया था। ये वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया था पिछली बार। तो दिल्ली पुलिस में ये वाला क्वेश्चन आया था कि लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किसने किया था, या ये पूछा गया था चंद्रगुप्त प्रथम ने किसके साथ विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ इन्होंने विवाह किया था। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो गुप्त संवत की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, गुप्त संवत की बात करते हैं तो गुप्त संवत की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो इन्होंने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी देवी का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त के मतलब चंद्रगुप्त के बाद अगला शासक कौन बनता है दोस्तों? समुद्रगुप्त बनता है। तो आइए हम थोड़ा से जान लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो संगीत प्रेमी शासक था और इसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए देवी की मूर्ति अंकित करवाई थी। तो इसने अपने सिक्कों पर क्या किया था कि बीड़ा बजाते हुए देवी की मूर्ति अंकित करवाई थी। महाप्रक्रमी होने की वजह से इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त का कहा गया है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। तो समुद्रगुप्त के बाद कौन शासक बनता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है और इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया है? तो इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना गया है। इसने सको यानी कि विदेशी आक्रमण को विफल किया था, यानी कि सको का इसी समय में आक्रमण हुआ था जिसको इसने विफल किया था। भारतीय इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलवाए थे, याद रख लीजिएगा। तो चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दो बातें याद रखना, एक तो विक्रमादित्य के नाम से, दूसरा इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। सको ने आक्रमण किया था और जिसको इसने विफल किया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत ये सब प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किसके दरबार में ये सारे एक तरह से लोग रहा करते थे या विद्वान रहा करते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इनके बारे में लिख लीजिए, कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत की बात करते हैं। ये विद्वान कहाँ रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या इसके इनके दरबार में रहा करते थे। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट की बात करते हैं, एक कौन थे? एक गणितज्ञ भी थे और एक वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने ही सूर्य सिद्धांत की रचना किया था। तो सूर्य सिद्धांत की रचना किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। वराहमिहिर जो कौन था? खगोल शास्त्री था। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा कि वराहमिहिर कौन था? तो खगोल शास्त्री था। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद कालिदास की बात करते हैं। तो इनकी रचना कौन सी थी? तो मेघदूतम, कुमार संभवम की बात करते हैं तो कालिदास की रचना थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को क्या कहा गया है? भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया है। इसके बाद अगला शासक होता है दोस्तों कुमारगुप्त की बात करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं कुमारगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था कुमारगुप्त ने। इसके बाद अगला शासक कौन बना था? स्कंदगुप्त की बात करते हैं, ये शासक बना था। और स्कंदगुप्त के बारे में ध्यान रखिएगा, इसने भारत में सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। और इस गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त था। तो भानुगुप्त जो था गुप्त वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। तो ये रहा हमारी पहली मैराथन क्लास हो गई कंप्लीट। हमने आपको बता दिया कुमारगुप्त के बारे में जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था, और स्कंदगुप्त की बात करते हैं, इसने कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, हमने आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया था जो कि इसके शासनकाल में कौन कौन लोग रहा करते थे। ठीक है, और कालिदास की रचनाओं के बारे में बता दिया, और इसके बाद हमने आपको बता दिया इसके इतिहास को क्या कहा गया है? स्वर्णकाल कहा गया। समुद्रगुप्त की कहानी बता दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी बता दिया, श्रीगुप्त की बता दिया। और ये याद रख लीजिएगा, वसुमित्र ने क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना किया था। वासुदेव ने कड़व वंश की स्थापना किया था। सिमुक, आंध्र सातवाहन, और श्रीगुप्त की बात करते हैं तो गुप्त वंश। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर संपन्न करते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर देंगे। दोस्तों, आज जो हमने स्टार्ट किया था वो किया था गौतम बुद्ध जी से। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था गौतम बुद्ध से, और लास्ट अगर आप देखें तो हमने गुप्त वंश तक की पूरी कहानी को जान लिया। दोस्तों, अब हम कल की मैराथन क्लास में, यानी कि अगली जो मैराथन क्लास आएगी बहुत जल्द ही आपके सामने, वो होगी प्राचीन इतिहास का एक और पार्ट होगा, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग से लेकर अगर आप देखेंगे तो जैन धर्म तक की कहानी मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाजत। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।